रात के ठीक 3:30 भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर इतिहास लिख दिया था। लेकिन इस खौफनाक तूफान की शुरुआत हुई थी आज से ठीक 12 दिन पहले 14 फरवरी 2019 की उस सर्द दोपहर, जब जम्मू श्रीनगर हाईवे की बर्फीली हवाओं में सिर्फ खामोशी थी। वहां बारूद की एक ऐसी गंध घुलने वाली थी जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। 78 गाड़ियों का एक लंबा काफिला, जिसमें 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान सफर कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जवान अपनी छुट्टियों से लौट रहे थे, कोई अपने परिवार को याद कर रहा था तो कोई अगली पोस्टिंग की तैयारी में था। तभी एक लाल रंग की एसयूवी, जिसमें 300 किलो से ज्यादा जानलेवा आरडीएक्स भरा हुआ था, उस काफिले की एक बस से आ टकराती है। एक कान फाड़ देने वाला धमाका, धुएं और आग का एक ऐसा गुबार उठा जिसने 40 जिंदगियों को पल भर में छीन लिया। 40 जवान शहीद, हाईवे पर बिखरा खून और वो चीखता हुआ सन्नाटा जो हर भारतीय के कानों में गूंज रहा था। पूरा देश उस दिन एक ऐसी आग में जल रहा था जिसे बुझाना मुमकिन नहीं था। हर गली, हर चौराहे पर सिर्फ एक ही आवाज थी, बदला। और इसी बीच दिल्ली के साउथ ब्लॉक के एक बेहद खुफिया कमरे में उस आग को एक ऐसे खौफनाक तूफान में बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी थी जिसके बारे में सरहद पार बैठे दुश्मनों ने अपने सबसे बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। उस खुफिया कमरे का माहौल एकदम तनावपूर्ण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। वहां कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं हो रही थी, बस एक सर्द खामोशी और आंखों में एक साफ इरादा था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनसा अजीत डोभाल को एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद मुश्किल निर्देश दिया गया, हमें जवाब देना है। लेकिन जवाब ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन की कमर टूट जाए और हम एक खुले युद्ध की तरफ भी ना बढ़े। अब जरा आप सोचिए, अगर आपको एक ऐसे दुश्मन से बदला लेना हो जो परमाणु हथियारों से लैस हो, तो आप क्या करेंगे? आज तक का इतिहास यही रहा था कि जब भी तनाव बढ़ता, दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर आमने सामने आकर खड़ी हो जाती थी। लेकिन इस बार एक बिल्कुल नई और अचूक रणनीति रची जा रही थी। इस नई डॉक्ट्रिन का नाम था नॉन मिलिट्री प्री एम्प्टिव इंटेलिजेंस लेड स्ट्राइक। इसका सीधा सा मतलब था कि ना तो पाकिस्तान की सेना पर हमला किया जाएगा और ना ही वहां के आम नागरिकों पर। निशाना सिर्फ और सिर्फ वो जहर होगा जो हमारी तरफ बोया जा रहा था। रॉ के जासूस और विश्लेषक दिन रात एक कर चुके थे। सैटेलाइट इमेज और ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से उन्होंने एक ऐसा ठिकाना खोज निकाला जो खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में एक घने जंगल और ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बड़ी चालाकी से छिपाया गया था। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित ट्रेनिंग कैंप था, जिसे खुद आतंकी सरगना मसूद अजहर का साला मौलाना यूसुफ अजहर चला रहा था। लेकिन किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर इस तरह के एयर स्ट्राइक को अंजाम देना कोई बच्चों का खेल नहीं था। अगर एक भी खबर लीक होती तो हमारे पायलटों की जान जा सकती थी। यहीं से शुरू होता है दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागी खेलों में से एक। इस पूरे खुफिया मिशन को एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन बंदर। सरकारी फाइलों और मुलाकातों में इसे जानबूझकर एक ऐसा आम सा नाम दिया गया ताकि अगर कोई जासूस इसे सुन भी ले तो उसे लगे कि ये कोई मामूली रूटीन काम है। लेकिन इसके पीछे का असल अर्थ बहुत गहरा था। जिस तरह रामायण में भगवान हनुमान ने चुपचाप लंका में घुसकर रावण के अहंकार को जलाकर खाक कर दिया था, ठीक उसी तरह हमारी वायुसेना को बालाकोट की उस आतंकी लंका को जलाना था। पर चुनौती अभी बाकी थी। पाकिस्तानी रडार और उनकी वायुसेना आसमान को चील की तरह घूर रहे थे। उन्हें चकमा दिए बिना बॉर्डर पार करना नामुमकिन था। उन्हें अंधा कैसे किया जाए, इसके लिए एक ऐसा छलावा रचा गया जिसने पाकिस्तानी जनरलों के होश उड़ा दिए। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा एलओसी के करीब ऑपरेशन जाफरान शुरू कर दिया। रातों रात भारी संख्या में फौज, तोपें और टैंकों की मूवमेंट बॉर्डर की तरफ होने लगी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने जब ये हलचल देखी तो वो पूरी तरह से घबरा गए। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि भारत जमीन के रास्ते हमला करने वाला है। पाकिस्तान की पूरी सैन्य ताकत और उनका ध्यान जमीन पर आकर टिक गया। और ठीक उसी वक्त उनके सिर के ऊपर आसमान में एक खामोश चक्रव्यूह तैयार हो रहा था। ग्वालियर और आगरा के एयरबेस पर एक अजीब सी शांति थी। कोई सायरन नहीं, कोई शोर नहीं, बस 12 मिराज, 2000 फाइटर जेट्स, नंबर 7 और नंबर 9 स्क्वाड्रन के वो अचूक शिकारी जिन्हें इस रात का सीना चीरना था। लेकिन ये मिराज अकेले मौत के मुंह में नहीं जा रहे थे। उनके बचाव के लिए आसमान में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स का एक पूरा बेड़ा एक अदृश्य ढाल बनकर उड़ने के लिए तैयार था। अगर पाकिस्तानी F-16 हमारे मिराज जेट्स को रोकने की कोशिश करते तो सुखोई उन्हें हवा में ही राख करने के लिए वहां मौजूद थे। इनके साथ उड़ान भरने वाली थी हमारी सबसे बड़ी आंखें, स्वदेशी नेत्रा, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW-C एयरक्राफ्ट। इसका काम था आसमान से दुश्मन के रडार सिस्टम को जाम कर देना। और अगर हमारे जेट्स को हवा से में ही फ्यूल की जरूरत पड़े तो इसके लिए विशालकाय IL-78 MKI मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी बादलों में छिपकर उड़ रहे थे। जमीन पर गरुड़ कमांडोज को अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखकर हाई अलर्ट पर रखा गया था। अगर हमारा कोई भी विमान क्रैश होता या पायलट को इजेक्ट करना पड़ता तो ये कमांडोज अपने भाइयों को दुश्मन के जबड़े से खींच लाने के लिए सीमा पार कूदने को तैयार थे। 25 और 26 फरवरी की वो दरमियानी रात, घड़ी की सुइयां रात के 3 बजे का इशारा कर रही थी। चारों तरफ घुप अंधेरा था। मिराज जेट्स ने एक एक करके रनवे से उड़ान भरी। रेडियो पर पूरी तरह से साइलेंस था, कोई बातचीत नहीं। पायलटों के चेहरों पर सिर्फ कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट पैनल्स की हल्की हरी रोशनी चमक रही थी। दुश्मन
दुश्मन के रडार से बचने के लिए वो पहाड़ों की खतरनाक घाटियों के बीच से जमीन के बेहद करीब से उड़ान भर रहे थे। एक छोटी सी चूक या पल भर की झपकी और जेट सीधे पहाड़ से टकराकर आग का गोला बन सकता था। लेकिन इन जांबाजों की रगों में डर नहीं, पुलवामा का बदला दौड़ रहा था। रात के ठीक 3:30 फाइटर जेट्स लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर चुके थे। उसी सेकंड नेत्रा सिस्टम ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ऐसी जाल बिछाई कि पाकिस्तानी रडारों की स्क्रीन अचानक से धुंधली पड़ गई। उनके एयर कंट्रोलर्स अपनी चमकती स्क्रीन को बेबसी से देखते रहे, लेकिन उन्हें हवा में आते हुए इन शिकारियों की कोई भनक नहीं लगी। बालाकोट की उस पहाड़ी पर 150 से 200 के करीब खूंखार आतंकी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो भारत की पहुंच से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक घने जंगल में पूरी तरह महफूज है, लेकिन आसमान से मौत अपना रास्ता तय कर चुकी थी। भारतीय जेट्स ने इजराइल में बने स्पाइस 2000 स्मार्ट बम और क्रिस्टल मेज मिसाइलों को लॉक कर दिया था। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, ये बम किसी आम बम की तरह सीधे बिल्डिंग से टकराकर नहीं फटते। इनकी तकनीक बिल्कुल अलग और खौफनाक है। ये बम पहले बिल्डिंग की छत में एक छोटा सा छेद करते हैं और अंदर घुस जाते हैं। बाहर से बिल्डिंग बिल्कुल वैसी ही खड़ी दिखती है, लेकिन फिर वो बम अंदर फटता है और अंदर मौजूद हर एक चीज, हर एक सांस ले रहा इंसान पल भर में राख बन जाता है। लगातार 5 अचूक बम गिराए गए। 4 ने सीधे उन आतंकी इमारतों की छतों को चीर दिया। महज कुछ सेकंड के अंदर सालों से पल रहा वो आतंकी ट्रेनिंग कैंप धुएं और मलबे के एक भयानक ढेर में तब्दील हो गया। जो लोग नींद में थे वो कभी उठ नहीं पाए। स्ट्राइक हो चुकी थी, लेकिन मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। सबसे बड़ी चुनौती थी सभी फाइटर जेट्स का सुरक्षित वापस आना। बमों के धमाकों से पाकिस्तान की नींद टूट चुकी थी। उनके एयरफोर्स बेस में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक पाकिस्तानी जेट्स आसमान में आते, हमारे मिराज 2000 टर्निंग कोल्ड का कोड देते हुए तेजी से मुड़कर वापस अपनी सीमा में सुरक्षित दाखिल हो चुके थे। रात के 3:45 दिल्ली के उस खुफिया कमरे में एक अल्ट्रा सिक्योर रैक्स टेलीफोन की बत्ती ब्लिंक करने लगी। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ लाइन पर थे। उन्होंने सीधा NSA अजीत डोभाल को कॉल किया। उस घने अंधेरे और खामोशी के बीच फोन पर सिर्फ 3 शब्द गूंजे, बंदर मारा गया। ये सुनते ही डोभाल तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और सीधा प्रधानमंत्री को इस ऐतिहासिक सफलता की जानकारी दी। जो देश पिछले 12 दिनों से अपने 40 बेटों के जाने के गम में रो रहा था, उसकी सेना ने दुश्मन के घर में घुसकर एक नया इतिहास लिख दिया था। लेकिन जब आप किसी के घर में घुसकर उसका गुरूर तोड़ते हैं तो वो तिलमिलाता जरूर है। अगले ही दिन 27 फरवरी की सुबह बौखलाए हुए पाकिस्तान ने भारत के राजौरी सेक्टर में हवाई घुसपैठ की कोशिश की। उनका मकसद हमारे सैन्य ठिकानों पर बम गिराकर अपनी इज्जत बचाना था, पर आसमान में उन्हें एक ऐसी दीवार मिली जिसे पार करना उनके बस की बात नहीं थी। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जो एक पुराने मिग 21 बाइसन जेट में सवार थे, वो एक अत्याधुनिक पाकिस्तानी F-16 के पीछे मौत बनकर लग गए। उस मिग 21 जेट में भले ही F-16 जैसी आधुनिक तकनीक नहीं थी, लेकिन उस कॉकपिट में बैठे पायलट के जज्बे के आगे वो सारी तकनीक छोटी पड़ गई। अभिनंदन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस F-16 को हवा में ही मार गिराया। इस भयानक डॉग फाइट में उनका अपना जेट भी दुश्मन के हमले का शिकार हो गया। उन्हें इजेक्ट करना पड़ा और बदकिस्मती से हवा का बहाव उन्हें पाक अधिकृत कश्मीर पो की तरफ ले गया। जब वो जमीन पर गिरे तो दुश्मनों की भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उस पल जब वो दुश्मन की कैद में खून से लथपथ खड़े थे, उनका सिर जरा सा भी नहीं झुका। उनकी आंखों में वही निडरता थी। पूरा देश अपनी सांसें रोककर टीवी स्क्रीन के सामने बैठा था। हर दिल में एक ही सवाल था, क्या हमारा हीरो वापस आएगा? लेकिन भारत सरकार के उस कड़े कूटनीतिक दबाव और अगर कुछ हुआ तो अंजाम भुगतने की सख्त सैन्य चेतावनी के सामने पाकिस्तान को घुटने टेकने ही पड़े। 1 मार्च की वो शाम जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। वाघा बॉर्डर के विशाल लोहे के गेट खुले। विंग कमांडर अभिनंदन सीना ताने सिर उठाकर अपने वतन की मिट्टी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखों में आंसू थे और हवा में सिर्फ देशभक्ति के नारे गूंज रहे थे। उस एक शख्स के चेहरे में उस शाम पूरे देश की विजय दिखाई दे रही थी। बालाकोट की उन खामोश वादियों ने सिर्फ धमाकों की आवाज नहीं सुनी थी, उन्होंने एक बदलते हुए भारत की पहली दहाड़ सुनी थी। एक ऐसा भारत जो अपनी हद में रहना जानता है, लेकिन अगर कोई उसकी हद पार करे तो वो उसके घर में घुसकर उसका नामो निशान मिटाना भी जानता है। क्या भारत का यह जवाब जरूरी था? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही और डिफेंस स्टोरीज के लिए DP डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करें।